अब देखो अपने स्टार्ट कर रहे हैं आज जावा, ठीक है ना। जावा के अंदर जो सबसे पहले जो हम लोग बात जो करते हैं वो बात किसकी करते हैं कि जावा की क्या क्या हिस्ट्री जो है। जावा की सबसे पहली जो हिस्ट्री अगर हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि जावा का पुराना नाम क्या है, ओक। उसके बाद में जावा को खोजा किसने था, अगला जो क्वेश्चन है वो किसने खोजा था, जेम्स गोसलिंग ने। किसने खोजा था, जेम्स गोसलिंग ने उसको खोजा था। सबसे पहला जो ईयर है वो है 1990 के अंदर। 1990 के अंदर जावा को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में उपयोग लिया जाता है। किसमें उपयोग लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर। उसके बाद में 1991 में पहले आप इसको उपयोग ले रहे थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, बाद में उसका नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया, ओक। उसके बाद 1992 में इसको आप यूज करने लग गए थे किसके अंदर, टच सेंसिटिव डिवाइसेस के अंदर। किसके अंदर यूज करने लगे थे, टच सेंसिटिव डिवाइसेस के अंदर। 1993 के अंदर जो जावा जो है उसको आप लोग उपयोग लेने लगे वेब एप्लेट के लिए, ताकि आप इससे क्या बना सके, वेबसाइट बना सके। उसके बाद में क्योंकि ये जो जावा में वेबसाइट बन रही थी वो केवल हर एक ब्राउजर पे, उस समय के जो ब्राउजर थे उसके ऊपर वो रन नहीं होती थी, इसी कारण जावा ने खुद का एक वेब ब्राउजर बनाया जिसका नाम क्या था, होट जावा था। वो कब बनाया था उसने, 1994 के अंदर। फिर 1995 के अंदर जो पहले जावा का नाम चल रहा था ओक, उसका नाम बदल के इसने क्या कर दिया था, जावा। वो कब हुआ था, 1995 के अंदर। अब 1996 के बाद में इसका जो उपयोग जो है वो हम लोग कहाँ लेने लगे, इंटरनेट प्रोग्रामिंग में। आज जितने भी वेबसाइट बनती है, जितने भी टच सेंसिटिव डिवाइसेस है, वहाँ पे जावा का उपयोग लिया जाता है। अब जावा में जो कई बार पूछा जाता है भाई ओक क्या चीज़ है, ओक जो है वो एक ट्री का नाम है। जावा जो है वो किसके ऊपर रखा गया है, इंडोनेशिया के ऊपर रखा गया है। जावा को कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। आजकल जो जावा जो है उसको मर्ज कर लिया गया है, किसके द्वारा, ओरेकल के द्वारा मर्ज कर लिया गया है। अगर हम लोग जावा के फीचर्स की जब बात करते हैं तो जो सबसे पहला जो फीचर्स है वो है कंपाइल और इंटरप्रेटेड। मतलब जावा का जो प्रोग्राम जो लिखा जाता है वो हमारी सोर्स फाइल होती है, वो डॉट जावा एक्सटेंशन के द्वारा बनाई जाती है। उस फाइल को हम लोग कन्वर्ट करते हैं पहले बाइट कोड के अंदर। इसका मतलब अगर आप उसको बाइट कोड में बदल रहे हैं तो बदलने के लिए आप एक कंपाइलर यूज करेंगे जिसका नाम क्या होगा, जावा सी। उसके बाद में बाइट कोड में बदलने के बाद में उसका एक्सटेंशन कोई पूछे तो बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास, और उसके बाद आप लोग यूज करते हैं इंटरप्रेटर। मतलब जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप लोग कंपाइलर भी यूज करते हैं, उसमें आप लोग इंटरप्रेटर भी यूज करते हैं। तो जावा नाम का आप इंटरप्रेटर यूज करेंगे जिससे वो किसे बदल जाएगी, मशीनी कोड के अंदर। तो ये पहला फीचर क्या हुआ, कंपाइल और इंटरप्रेटेड। देखो पहली जो फीचर जो है वो क्या था, कंपाइल और इंटरप्रेटेड। कंपाइल और इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है कि जो भी जावा के प्रोग्राम है वो सीधे रन नहीं होते, वो पहले क्या होते हैं, कंपाइल होते हैं, फिर वो इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। तो इसका मतलब जो कंपाइल होते हैं और इंटरप्रेटर का यूज करते हैं तो सबसे पहले वो क्या बनाते हैं, बाइट कोड। क्या बनाते हैं, वो बाइट कोड बनाते हैं। और जावा में बाइट कोड के कारण ही बाकी की सारी फैसिलिटी उसके अंदर जुड़ जाती है। जैसे कि सबसे पहली फैसिलिटी है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। देखो कोई भी लैंग्वेज जो होती है वो किसी ना किसी हार्डवेयर पर डिपेंड होती है या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर आप लोग बात करते हैं बाइट कोड, बाइट कोड की फैसिलिटी के कारण ही आप जावा के प्रोग्राम को किसी भी जगह, किसी भी हार्डवेयर पे रन कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप रन कर सकते हैं और किसी भी सर्वर पे रन कर सकते हैं। आपको उस चीज के लिए डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज है रोबस्ट। रोबस्ट भी बाइट कोड के कारण ही आया है। वैसे जावा में क्या होता है कि हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट का काम करते हैं। जितनी मेमोरी आपने लोकेट कर दी है वो मेमोरी आप क्या कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो, दोबारा से उसको उपयोग में ले सकते हो। और वो लेने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, गार्बेज कलेक्शन की। तो जावा में डायनेमिक मेमोरी लोकेशन की फैसिलिटी पाई जाती है कि जितनी मेमोरी आपको जरूरत है उतनी मेमोरी आप क्या करवा दोगे, अलोकेट करवा देंगे। और सबसे बड़ी बात, जावा में पॉइंटर नहीं होता है, जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती है। मतलब C++ की ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी जावा में नहीं होती है।
इसके अलावा पॉइंटर भी जावा में नहीं होता है, जावा में हिडन पॉइंटर होते हैं, जैसे कि दिस पॉइंटर जावा का क्या है, एक हिडन पॉइंटर है। इसी तरह से एक पॉइंट है आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मीनिंग क्या होता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग का मीनिंग यही होता है कि जब आप किसी भी प्रोग्राम को रन करते हैं तो उसमें एरर आने की संभावना रहती है। कंपाइल टाइम एरर होगी, रन टाइम एरर हो गई, तो रन टाइम जो भी एरर होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सेप्शन कहलाती है, और उसको हैंडल करने की फैसिलिटी किसके अंदर पाई जाती है, जावा के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में सिक्योर होता है। क्यों होता है सिक्योर? सिक्योर इसी वजह से होता है कि जावा के जो भी प्रोग्राम है वो बाइट कोड में बदले जाते हैं, और जब कोई चीज बाइट कोड में बदली जाती है तो उसे वायरस आने की संभावनाएं क्या होती है, एकदम कम होती है, क्योंकि वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है आपकी हाई लेवल प्रोग्राम। इसी कारण से इसके अंदर सिक्योरिटी ज्यादा होती है। एक नेक्स्ट चीज है वर्चुअल मशीन। देखो एक चीज समझ के रखिएगा कि जो भी डॉट जावा का प्रोग्राम है वो कंपाइल होने के बाद बाइट कोड बनाता है, और वो बाइट कोड जेवीएम में स्टोर होता है, जिसको बोलते हैं जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन मतलब जो बाइट कोड को मैनेज करता है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर इन कंप्यूटर बोला जाता है। नेक्स्ट जो चीज है वो है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मीनिंग क्या होता है? आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मीनिंग ये होता है कि सी लैंग्वेज जो है उसको आप कहते हैं कि भाई पुराना जो बिट था उसके अंदर वो इंटीजर 2 बाइट ले रहा था, अब जो नया जो वर्जन है उसमें कितने ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है। ऐसा जावा के अंदर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद में पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल इसी वजह से होता है क्योंकि जावा के प्रोग्राम को आप कहीं पर भी रन कर सकते हैं, और किसके कारण रन कर सकते हैं, बाइट कोड के कारण। किसी भी हार्डवेयर पर या किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप लोग डिपेंड नहीं रहते। हाई परफॉर्मेंस, जावा की जो परफॉर्मेंस होती है वो हाई रहती है। एक तो गार्बेज कलेक्शन के कारण तो रहती है, पॉइंटर भी जावा के अंदर नहीं होता है, और इसके अलावा नेटिव कोड की फैसिलिटी होती है कि अगर आप किसी और लैंग्वेज के साथ अगर मिलकर काम करना चाहे तो आप जावा के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में 2 शब्द आप याद ध्यान रखेंगे, एक तो ईजेबी और एक होता है आरएमआई। आरएमआई मतलब होता है रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ये जो फैसिलिटी है ये डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर शामिल होती है। इसको बोलते हैं एंटरप्राइजेस जावा बीन। ये 2 फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है जो डिस्ट्रीब्यूटेड शामिल होती है। ईजेबी मतलब एंटरप्राइजेस जावा बीन, और अगर हम लोग बात करते हैं आरएमआई की तो रिमोट मेथड इन्वोकेशन। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग यही होता है कि जावा के प्रोग्राम को आप सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग में, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में, या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, या डायलॉग बॉक्स का आप लोग लेन देन कर रहे हैं, चैटिंग आप लोग करना चाह रहे हैं, तो वो सारी जो फैसिलिटी है वो आप एडवांस जावा के अंदर या अपने बोलते हैं J2EE के अंदर आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट जो पॉइंट है वो हमारा क्या होता है, डायनेमिक, जो कि मैं आपको रोबस्ट में बता चुका हूं।